नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर। और लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने, या जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका लाइफ स्पॉन क्या है और क्या उनका फंक्शन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रोटीन हीमोस्टेसिस के बारे में। किसके बारे में? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोस्टेसिस। कि जो हीमोस्टेसिस है वो हीमोस्टेसिस क्या है? तो देखिए, हीमोस्टेसिस का मतलब है कि सपोज कि आपको कभी इंजरी हुई हो और इंजरी होने के तुरंत बाद आपने देखा कि कुछ ही समय बाद आपका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से फ्लो होता हुआ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। सपोज कि आपको सपोज कि यहाँ आपको कोई भी चोट लगी, आप इंजर्ड हुए, आपकी ब्लड जो वेसल्स है वो रप्चर हुई, और जो ब्लड वेसल्स जब रप्चर हुई तो ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के बाद सपोज कि ये ब्लड वेसल्स क्या है, एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल्स है, अब सपोज कि ये रप्चर हो चुकी है, और रप्चर किसके थ्रू हुई है? कोई इंजरी हुई, आपको क्या हुई? इंजरी। और इंजरी होने के कारण ये ब्लड वेसल्स क्या हुई? रप्चर। ब्लड वेसल। और जैसे ही ये ब्लड वेसल्स रप्चर हुई तो क्या होगा? ब्लड जो है वो ब्लड निकलेगा बाहर, बॉडी से बाहर ब्लड फ्लो होगा। तो अब ये जो ब्लड है, यदि इस तरीके से ब्लड निकलता रहा तो हमारे ह्यूमन बॉडी से, जो ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इसके लिए क्या, ये जो प्लेटलेट्स है ना, वो प्लेटलेट्स क्या करती है, ये जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होते हुए ब्लड को जो प्लेटलेट्स है वो उस पे क्या देती है? दाब लगाती है, यानी कि उसको रोक देती है। क्या करती है? जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इस फ्लो होने वाले ब्लड को कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको रोकने के लिए? इसको हीमोस्टेसिस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट। कौन है? प्लेटलेट। ठीक है, यानी कि जैसे ही जो ब्लड वेसल्स थी, मैं ये कह दूं कि जो ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स क्या हुई? रप्चर। ठीक है, बाय इंजरी। यानी कि जो इंजरी है, उस इंजरी के थ्रू क्या हुई थी? ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हुई थी? रप्चर से। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में इसको तो कौन क्या करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा। कौन? यानी कि प्रिवेंट करेगा इसको, यानी कि ब्लड वेसल्स रप्चर बाय इंजरी एंड फ्लो ब्लड कहां? आउट ऑफ द बॉडी। और किसके थ्रू? थ्रू द रप्चर ब्लड वेसल्स। किससे? रप्चर ब्लड वेसल्स। रप्चर ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा? ब्लड बाहर निकलेगा। तो ऐसे में जब इसको प्रिवेंट करेगा, तो प्रिवेंट कौन करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा कि जो ब्लड जो है प्रिवेंट, ये कौन करेगा? ब्लीडिंग फिजियोलॉजी, फिजिकल ब्लीडिंग फिजिकल मैकेनिज्म, यानी कि जो ब्लीडिंग फिजिकल जो मैकेनिज्म है वो इसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है किसके थ्रू होगी? प्लेटलेट्स, यानी कि रेस्पॉन्सिबल। आ रहा है नीचे? नहीं सर, नहीं आ रहा। ये तो आ रहा है। हाँ। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या रहेगी? रेस्पॉन्सिबल
फॉर प्लेटलेट, रेस्पॉन्सिबल प्लेटलेट। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट्स, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हुई वो कौन हुई? प्लेटलेट्स। अब हमें देखना ये है कि जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट्स किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल रहती है। ये प्लेटलेट्स करती क्या है, क्या कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये किस प्रकार से जो हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म है इसमें किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है। तो उस चीज को, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंजर्ड हुई क्या? इंजर्ड हुई क्या? ब्लड वेसल। क्या हुई? सबसे पहले इंजर्ड क्या हुई थी? ब्लड वेसल्स हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका? फॉर्मेशन भाई ब्लड वेसल्स जो है वो इंजर्ड हो गई, यानी कि ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, और रप्चर होने के बाद में क्या होगा? ब्लड को जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको स्टॉप करने के लिए क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। क्या होगा? क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। किसका? क्लॉट का फॉर्मेशन होगा। और क्लॉट का फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स जो थी डैमेज हुई थी वो क्या होगी? सील। तो सील द डैमेज, सील द डैमेज ब्लड वेसल्स। अब क्या हुई? जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई थी? सील हो गई, यानी कि सील हो गई क्या? डैमेज ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा? तो ये क्या कर रहा है? इट प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। सबसे पहले हमारी जो ब्लड वेसल्स थी वो इंजर्ड, ठीक है। अब जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स इंजर्ड हुई, ये बाहर या अंदर चला रहे थे, नीचे 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 से आ रही है, गेट लगा दिए, लगा दे, ठीक लगा दे। आई क्या बात? देखो इंजर्ड हुई थी क्या? ब्लड वेसल्स, मैंने भी डायग्राम बनाया था। उसके बाद में क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था किसका? क्लॉट का। क्लॉट का फॉर्मेशन होने, जैसे ही क्लॉट का फॉर्मेशन है सील हो गई डैमेज ब्लड वेसल्स, और उसके बाद में क्या हुआ? प्रिवेंट जो है, यानी कि बचा क्या? जो ब्लड लॉस हो रहा था वो ब्लड लॉस होने से क्या हुआ? बचा। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई बात। अब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म है वो क्या है? यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड वेसल्स का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड वेसल्स का, यानी कि सबसे पहले क्या होगी? जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी? नैरो होगी, यानी कि जिनका व्यास जो ये, जैसे सपोज कि ये ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, ये। तो सबसे पहले जैसे सपोज ये रप्चर हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? इसका जो डायमीटर ये था ना, तो अब ये जो डायमीटर था ना ब्लड वेसल्स का, तो पहले सपोज मान लो 4 माइक्रोमीटर था ब्लड वेसल्स का डायमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगी? जो ब्लड वेसल्स है ना वो रप्चर हो जाएगी, वो रप्चर होगी, और रप्चर होने के बाद में क्या होगा? उसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यानी ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी। ये ध्यान रखना, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, नैरो, ठीक है। क्या हो जाएगी? नैरो। अब इसके बाद में क्या होगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या होगा? प्लेटलेट प्लग
फॉर्मेशन। यानी इसके बाद में क्या बनेगा, जो प्लेटलेट प्लग है ना उसका फॉर्मेशन होगा, यानी प्लेटलेट्स प्लग बनेगा, यानी कि क्लम्प बन जाएगा, एक गुच्छा बन जाएगा प्लेटलेट का। जैसे ये ब्लड वेसल्स थी ना, अब जैसे सपोज कि ये जैसे नैरो हो गई थी, ठीक है, ये रप्चर हुई थी, अब यहाँ पे जैसे ये क्या आ जाएगा, इस जगह प्लेटलेट्स जो है उसका क्या आ जाएगा, एक क्लम्प, ग्रुप ऑफ प्लेटलेट्स, और उसे हम क्या कह रहे हैं, क्लम्प ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का ग्रुप। और उसके बाद में क्या होगा, कोएगुलेशन। क्या होगा, कोएगुलेशन। हाँ आ जाओ, क्या होगा, कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन मींस होगा ब्लड क्लॉटिंग। क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो होगी, क्या होगी, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसके बाद में जो फोर्थ स्टेप आती है वो आती है फाइब्रिनोलाइसिस। क्या आती है, फाइब्रिनोलाइसिस। यानी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड जो वेसल थी वो कंप्लीटली सील हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीटली सील हो जाएगी। और जो क्लॉट बना था उस क्लॉट का क्या हो जाएगा, रिट्रैक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा जो हमारा जो लीजन बना था, जो ब्लड वेसल थी, वहां कोई भी जैसे कोई माइक्रोब्स वगैरह थे, तो वो क्या होगा, जो वेस्ट था वो क्या हो जाएगा, फैगोसाइट होगा उसका। और फैगोसाइट के बाद उसका क्या हो जाएगा, वो बॉडी से बिल्कुल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब देखिए आगे, ये 4 प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। अब देखो, ये ब्लड वेसल्स की जगह मैं वासो कॉन्स्ट्रिक्शन भी लिख सकता हूं क्या, या वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये भी लिख सकता हूं, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या लिख सकता हूं, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्योंकि वासो का मतलब ही क्या है, ब्लड वेसल। क्या है, ब्लड वेसल। और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, नैरो। क्या है, नैरो, सिकुड़ना। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, अगर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन आए तो भी वही बात है, क्योंकि ब्लड वेसल्स और वासो का मतलब क्या है, वासो का मींस ही ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट देखिए, ठीक है, देखिए सबसे पहले वासो मीन्स तो क्या हो गया, वासो मीन्स हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। क्या हो गया, ब्लड वेसल्स। और जो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या हो गया हमारा, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स हुआ हमारा क्या, नैरो। क्या हुआ, नैरो ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स का सिकुड़। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये है एक ब्लड वेसल। क्या है, ब्लड वेसल है। क्या है, ब्लड वेसल। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स में मैं ये कह रहा हूं कि ये यहां से क्या हो गई, रप्चर। तो मैं यहाँ लिखूं रप्चर ब्लड वेसल्स या डैमेज ब्लड वेसल्स लिख दो। ठीक है, डैमेज समझने में तुम्हें ज्यादा आसानी होगी, रप्चर कम होता है। तो ये क्या हो गई, डैमेज जो है वो ब्लड वेसल्स क्या हो गई, डैमेज। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हुई, क्या हुई, जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, और क्या आएंगी यहाँ पे, सबसे पहले प्लेटलेट्स अपना प्रदर्शन दिखाएगी। क्या दिखाएगा, प्लेटलेट्स जो है वो अपना क्या दिखाएगा, प्रदर्शन। तो प्लेटलेट्स जो है वो कहाँ आएगी, प्लेटलेट्स, अब सपोज इस सरफेस पे जहां ब्लड वेसल्स क्या हुई थी, डैमेज हुई थी, उस सरफेस पे क्या आएगी, प्लेटलेट्स। क्या आएगी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जैसे ही ये प्लेटलेट्स आई तो ये प्लेटलेट्स क्या करेगी, किसका सीक्रेशन करेगी, सेरोटोनिन का। किसका करेगी, सेरोटोनिन। मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, सबसे प्लेटलेट्स
सीक्रेट या रिलीज लिख देता हूं, रिलीज सेरोटोनिन, क्या सेरोटोनिन 5-HT बताया था ना, 5-HT तो सेरोटोनिन है। हाँ 5-HT मैं ब्रैकेट के अंदर तुम्हें लिखवाया था नहीं लिखवाया था? तो अब ये है क्या, प्लेटलेट जो है क्या करेगी, जो डैमेज ब्लड वेसल्स है, यानी कि जो प्लेटलेट ने क्या किया, रिलीज किया क्या, सेरोटोनिन। और इससे पहले जो प्लेटलेट्स थी ना, बस इससे पहले जो प्लेटलेट्स थी, उससे पहले प्लेटलेट्स ने क्या किया था, यानी कि प्लेटलेट जो थी वो क्या हुई थी, स्टिकी, यानी कि थोड़ी चिपचिपी हुई थी। क्या हुई, स्टिकी, ठीक है। और क्या हुआ, ये जैसे ये स्टिकी थी और ये क्या हुआ, एंड एडेयर टू ब्लड वेसल्स, टू ब्लड सीधा लिखो ना, ब्लड वेसल्स, इसका मतलब क्या होगा, समझा भाई। देखिए स्टिकी एंड एडेयर टू ब्लड वेसल्स, जैसे ये ब्लड फ्लो हो रहा था सपोज, अब इसका मुंह किधर हुआ, इधर की तरफ, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो गई, रप्चर, ठीक है। और जैसे ही ब्लड जो है यहां से बाहर निकलने लगे, ठीक है, अब इस प्रोसीजर को हमें रोकना है, नहीं तो ऐसे में तो ब्लड लॉस हो जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे निकल रहा, तो यहाँ अब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी रहेगी, और हमें पता है कि हीमोस्टेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो प्लेटलेट्स है, लास्ट क्लास में देख लिया था हमने ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो अब जो प्लेटलेट्स है वो क्या, स्टिकी, क्या, इट बिकम स्टिकी एंड अडेयर टू ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स पे आके यहाँ क्या हो जाएगी, एडेसिव हो जाएगी, यानी कि सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी यहाँ पे आके। आगे बात समझ में, ब्लड वेसल से जो डैमेज हुई थी वहां पे क्या हो जाएगी, ये चिपक जाएगी, ठीक है। और चिपकने के बाद में क्या करेगी, प्लेटलेट्स रिलीज सेरोटोनिन, प्लेटलेट्स रिलीज क्या कर रही है, सेरोटोनिन, ठीक है। और जो डैमेज ब्लड वेसल्स है क्या, और ये जो डैमेज जो ब्लड वेसल्स हुई है ना, ये जैसे ये ब्लड वेसल्स डैमेज हुई थी, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं डैमेज ब्लड वेसल्स। भाई अब जो डैमेज ब्लड वेसल्स है वो भी कुछ ना कुछ सीक्रेशन करेगी, ये नहीं कि भाई प्लेटलेट्स ही आई तो डैमेज जो ब्लड वेसल्स है ना वो भी कुछ ना कुछ फंक्शन करेगी। तो डैमेज जो ब्लड वेसल्स है वो सीक्रेशन कर रही है, किसका कर रही है बोलो, थ्रोम्बोऑक्सीनेज का, किसका, डैमेज ब्लड वेसल्स सीक्रेशन थ्रोम्बोऑक्सीनेज किसका कर रही है, थ्रोम्बोऑक्सीनेज, किसका, थ्रोम्बोऑक्सीनेज का। अब ये दोनों ने मिलकर के किसका फॉर्मेशन किया है, यानी क्या किया है, ब्लड जो वासो कॉन्स्ट्रक्शन है, उस वासो कॉन्स्ट्रक्शन स्टेप में अपना क्या किया है, रोल प्ले, किसने, खुद जो डैमेज हुई वो ब्लड वेसल्स ने, और इसके अलावा किसने, प्लेटलेट, जिसमें प्लेटलेट ने रिलीज किया था 5-HT सेरोटोनिन, एंड जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उसने रिलीज किया थ्रोम्बोऑक्सीनेज। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या। फिर मैं जैसे ये कह दूं, दिस प्रोसेस विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि इस प्रोसेस ने क्या किया, देन मैं लिखूं देन वासोकॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, क्या, ब्लड वेसल। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अगर किसी के यदि फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता सकता है, एक बार बताओ फिर से, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है यार। देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर कुछ भी नहीं है, ये तो दो वर्ड लिख रखे हैं ना, बस यही है जो कुछ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, तो ब्लड वेसल्स डैमेज होने के बाद में सबसे पहले जो प्लेटलेट्स थी, क्या, तो प्लेटलेट्स आके कहां आके एडेसिव हो गई, एडेयर हो गई थी डैमेज ब्लड वेसल्स पर, और ये जो प्लेटलेट्स है उसने किसका सीक्रेशन किया, 5-HT सेरोटोनिन का। किसका किया था, 5-HT सेरोटोनिन का। इसके बाद में
इसने 5 HT यानी कि हम जो 5 HT है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सेरोटोनिन, और इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी थी, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ठीक है। अब इसके बाद में जो डैमेज, जो खुद जो डैमेज ब्लड वेसल्स थी भाई, एक तो क्या हुआ, जैसे मैं कहूं कि क्या नाम से मुकेश भाई है, ठीक है, अब ये जो मुकेश भाई है इसके घर में क्या कोई खाना रखा है इसने, ठीक है, अब खाना है तो इसने क्या किया कि कैटरिंग वाले आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं कि उनको भाई कोई लाडू लाडू परोस रहा है, कोई क्या परोस रहा है, तो अब इसको लगा कि यार इसके पास तो क्या नाम से चांदी नहीं है या जो भी नहीं है, लड्डू वगैरह जो कुछ भी नहीं है, तो ये सोचेगा चल मैं ही डाल दूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से भाई प्लेटलेट्स तो खुद का काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा कौन, ब्लड वेसल्स भी खुद का काम कर रही है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो भी सोचे कि यार उसकी पार्ट नहीं पड़ी, चल मैं भी कर देती हूँ, भाई काम तो अपना ही है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड क्यों रहेगा, ये भी सोचेगा कि भाई काम तो अपना ही है, काम बिगड़ेगा तो अपना बिगड़ेगा ना, तो ये सोचेगा चल मैं भी डाल। अब आगे बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो दोनों प्रोसेस है ना, थ्रोम्बोऑक्सीनेज और ये जो सेरोटोनिन है, और इसके अलावा जो एडेरियल प्लेटलेट, इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि नैरो किया। अब जो भाई, अब यहां जब भाई कुछ जैसे यहां कोई भी चीज जैसे आके डाली हमने कुछ भी, तो सीधी सी बात है डायमीटर तो कम होगा यार, होगा भाई कुछ ना कुछ हम डाल रहे हैं, कहीं यहां पे कुछ ना कुछ आके चिपक रहा है, तो भाई स्टिक क्या हो रहा है, एडेयर हो रहा है ना, एडेसिव हो रहा है, तो इसका मतलब डायमीटर तो कम हो ही गया होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे सपोज अब इतना पहले ये था, अब ये रहा, सपोज ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद में आता है हमारा सेकंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्या आता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ना, तुम लिख लेना घर से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली समझ में आ रहा है। हाँ सर, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये तो बता दो मुझे भाई। इसके बाद में है सेकंड हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। देखो इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, केवल एक ही लाइन पढ़नी है आपको, जो आएगा ना, जो मैं, ये तो ट्रेलर चल रहा है, मूवी आएगी ना वो तो थर्ड स्टेप में आएगी, ठीक है, वहां ज्यादा ध्यान देना, बाकी देना यहां भी है। अब देखिए प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में किस तरीके से जो है प्लेटलेट्स अपना अहम योगदान देगी। तो देखिए प्लेटलेट्स जो है एडेसिव हुई, ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये यहाँ के जो एडेसिव प्लेटलेट्स ये क्या करेगी, मोर प्लेटलेट्स को क्या करेगी, अट्रैक्टिव करेगी चिपकने के लिए, एडेसिव होने के लिए। क्या करेगी भाई, ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये और भी प्लेटलेट्स को, जैसे सपोज कि यहाँ किसी ने हमला बोला था, जैसे यहाँ ब्लड वेसल जैसे निकल रहा है, अब एक जैसे अपनी कौम का एक कोई भी प्राणी आके खड़ा हुआ है, तो हम सोचेंगे यार हमारे लिए केवल एक ही प्राणी लड़ रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, नहीं हम भी चलेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे। तो इसी प्रकार से प्लेटलेट्स ने क्या सोचा कि यार ये इनकी संख्या कम है, अगर हम सारे के सारे मिलकर इस काम को करें तो हो सकता है कंप्लीट हो जाए वो काम और हमारी जीत पक्की हो जाए। तो सेम इसी टाइप से यहाँ है कि ये क्या थी, प्लेटलेट्स, क्या थी, प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स की यहाँ नंबर ऑफ काउंट तो क्या थी, कम, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स थी, इन प्लेटलेट्स ने क्या किया, जो मोर प्लेटलेट्स थी उन मोर प्लेटलेट्स को क्या किया, अट्रैक्टिव किया। और वो अट्रैक्टिव कैसे करेगी भाई, ये जो एडेयर जो प्लेटलेट्स है ना, उसने क्या किया, जैसे सपोज कि ये जो अधेयर प्लेटलेट, मैं लिख देता हूं यहां एक बार, इधर लिख देता हूं, अधेयर यानी कि चिपकी हुई है ना, अधेयर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट फॉर्म्ड क्लब यानी कि प्लेटलेट क्लब, ठीक है, क्या किया, प्लेटलेट क्लब। और ये जो क्लम्प है ना, ये जो क्लम्प है, तो दिस क्लम्प रिलीज एडीपी, ठीक है। अब इस ये जो क्लम्प है, इस क्लम्प ने क्या किया, एक जो एडीपी है उस एडीपी को क्या किया, रिलीज, और एंड दिस एडीपी attract more platelets, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या किया,
मोर प्लेट जो प्लेटलेट्स थी उनको क्या किया, अट्रैक्ट किया। और वो सारी की सारी प्लेटलेट्स कैसी थी, स्टिक, क्या थी, स्टिक, ठीक है। यानी कि ये जो अट्रैक्ट जो एडीपी जो है ना, इसने अट्रैक्ट किया किसको, प्लेटलेट्स को, एंड दीज प्लेटलेट्स आर स्टिक। जो स्टिक में आपको फर्स्ट में बता चुका हूं, ये सारी की सारी प्लेटलेट्स कैसी रहती है, स्टिक, यानी कि चिपचिपी टाइप, ठीक है, ठीक है। अभी बता रहा हूं इसके बाद में क्या होगा, ये जो है वो केमिकल जो है किसका, क्या हो गया है, ये बात समझ में आ गई क्या भाई। ये जो क्लाउड था उसने रिलीज किया एडीपी, दिस एडीपी अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट स्टिक्स एंड फॉर्मेशन किसका हुआ, प्लेटलेट्स प्लग का। किसका हुआ, जो प्लेटलेट्स प्लग है उस प्लेटलेट्स प्लग का। अब ये जो प्लेटलेट्स प्लग बना है ना, ये कैसा बना है, टेम्परेरी। कैसा बना है, टेम्परेरी, ठीक है। जैसे अब क्या बन गया, प्लेटलेट प्लग। अब देखो टेम्परेरी का मींस क्या होता है, सबसे पहले ये जो टेम्परेरी है इसका मींस है, जैसे कि तुम्हारी ये जो ब्लड वेसल्स थी, सपोज ये ब्लड वेसल्स थी यहां लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है ये सारी प्रोसेस हुई यहां तक केवल, ठीक है। अब यहां तक होने के बाद में क्या हुआ, सपोज इसी घाव पे थोड़ा सा नाखून लग गया, ये किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया तो तुरंत ब्लड निकलने लग गया, तो वो हट गया, वो प्लेटलेट प्लग बना था, वो नहीं हटा क्या, तो उसके बाद में तुरंत देखा भी होगा तुमने सबने, ठीक है। तो ये वो वाली प्रोसेस है, क्या है, वो वाली प्रोसेस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है थर्ड जो प्रोसेस है वो है कोओगुलेशन। क्या है, कोओगुलेशन। ये बात समझ में आ गई क्या, ये क्या करेगा, मोर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा एंड रिलीज केमिकल्स को क्या करेगा, रिलीज एंड फॉर्म क्या, प्लेटलेट प्लग। आगे बात समझ में आगे, क्या ये कैप हो गया ब्लड वेसल्स का, क्या हुआ, कैप। लेकिन वो कैप कैसा है, टेम्परेरी, कैसा है, टेम्परेरी। अब आ जाइए थर्ड प्रोसीजर पे, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और अब हम देखते हैं जो थर्ड प्रोसेस है वो बड़ी संगीन है, बड़ी खतरनाक है, लेकिन घबराना नहीं है उससे। देखिए सबसे पहले हमें क्या, थर्ड प्रोसेस बोलो क्या थी, कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन। थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए यार, ब्लड कोएगुलेशन। अब देखिए जो ब्लड कोएगुलेशन है, वो ब्लड कोएगुलेशन क्या है, एक तो हमें चोट लगे केवल ब्लड वेसल्स पे, समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूं, और एक चोट लगे हमें सेल और टिश्यू पे जाके। एक तो केवल ब्लड वेसल्स पे ही लगे, ठीक है, और एक लगे हमें जो चोट लगे वो लगे किस पे, सेल या टिश्यू पे। हमारी जो टिश्यू है या सेल जो है उन पे जाके, और एक लगे किस पे जाके, ब्लड वेसल्स पे जाके, ठीक है। तो इसी बेस पे हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम इंट्रिंसिक पाथवे। क्या पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि दो पाथवे हैं, एक एक्सट्रिंसिक एंड एक इंट्रिंसिक। अब जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है तो इसमें चोट कहां लग रही है, ब्लड वेसल्स पर, वो सॉरी सेल या टिश्यूज पर। कहां, सेल या टिश्यूज पर, ठीक है। इंजर्ड क्या हो रहा है, यानी इंजर्ड सेल या टिश्यूज, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, इंजर्ड या डैमेज ब्लड वेसल्स। क्या, डैमेज ब्लड वेसल्स, यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे जो है, उस इंट्रिंसिक पाथवे में तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होगी, ठीक है। और इस डैमेज ब्लड वेसल्स
वेसल्स का डैमेज होने पर, ब्लड वेसल्स के डैमेज होने पर जो आगे की जो प्रोसीजर होती है ना, उसे तो हम क्या कह रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे। और यहाँ क्या इंजर्ड हो रही है, सेल या टिश्यू, सेल या टिश्यू, तब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये बात समझ में आ गई क्या? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए ये जो प्रोसीजर है ना, ये फास्टर होती है, ठीक है, फास्टर होती है देन इंट्रिंसिक। किसकी कंपेयर में? देन कंपेयर ऑफ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की कंपेयर में ये क्या होती है, फास्टर होती है। और ये जो है ये थोड़ा टाइम लेती है, बाकी ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है। देखो अब क्या होगा, तो सबसे पहले तो है एक्टिवेट होगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन, दोनों प्रोसीजर, ठीक है। अब देखिए ना, अगर तुम चाहो ना तो एक्सटेंसिव पाथवे भी एक अलग से सारी मैकेनिज्म आती है और इंट्रिंसिक की सारी अलग से आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो समझने में शायद ज्यादा परेशानी होगी, और तुम शायद है मेरे हिसाब से तुम्हें इतना ही काफी है। बाकी होती इसमें भी, और इसमें आगे जाके अब ये दोनों की जो कॉमन प्रोसीजर है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी कुछ स्टेप्स जो होते हैं इसके अलग होते हैं, इसके अलग होते हैं, उसके बाद में कॉमन पाथवे चलता है, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कॉमन पाथवे से। कहां से? दोनों का जो कॉमन पाथवे वहां से, जो मैं तुम्हें क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता रहा था कि कुछ मैटर मैं आपके लिए सिर्फ कर दूंगा, क्योंकि वो आपके समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, एक्टिवेटर, क्या एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन आएगा, क्या आएगा, एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन। तो एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, यानी कि सबसे पहले तो एक्टिवेट होगा खुद, क्या एक्टिवेट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्या एक्टिवेटर। सबसे पहले तो खुद एक्टिवेट हुआ क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, क्या हुआ, एक्टिवेट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या किया, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या था, प्रोथ्रोम्बिन, क्या था, जो प्रोथ्रोम्बिन था उस प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन में। किसमें किया था, थ्रोम्बिन में, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन है, ये जो थ्रोम्बिन है, ये क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है, क्या है, जो फाइब्रिनोजन था, क्या फाइब्रिनोजन, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में। किसमें करेगा, फिब्रिन में। यानी कि फाइब्रिनोजन को, ये जो थ्रोम्बिन है वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन या फिब्रिन में, ठीक है। और ये जो फिब्रिन है वो अब क्या बना लेगा, एक थ्रेड लाइक मेस, क्या बना लेगा, थ्रेड लाइक मेस बोल दो, चाहे क्या बोल दो, नेट बोल दो, जाल बोल दो, ठीक है। क्या एक थ्रेड लाइक क्या बना लेगा, नेट बना लेगा, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारा क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या होगा, क्लॉट होगा, क्या होगा, ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, क्लॉट, यानी कि। और इसके बाद इसी के साथ क्या हो जाएगा, जो हमारा जो क्लॉट है वो क्लॉट क्या होगा, रिट्रैक्शन, क्या होगा, क्लॉट रिट्रैक्शन का मींस है उससे जो सीरम है ना, वो सीरम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सीरम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट। तो इस टाइप से हमारा जो ब्लड मैकेनिज्म है वो क्या है, क्या हुआ, क्लॉट हुआ। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, स्टेबिलाइजर फिब्रिन क्लॉट, क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलाइजर फिब्रिन क्लॉट, ठीक है। चलिए तो ये लिख लो, स्टेबिलाइजिंग, आ रहा है क्या यहां तक, स्टेबिलाइजिंग आ रहा है, तो फिब्रिन क्लॉट, स्टेबिलाइजिंग फिब्रिन क्लॉट, या स्टेबिलाइज भी कर लो ना, हो गया तो स्टेबिलाइज फिब्रिन क्लॉट। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई कि ये जो बात थी वो, बोलो भाई आ गई क्या। अब देखो ये जो थ्रोम्बिन है ना, इसके साथ अगर तुम चाहो तो ऐड भी कर सकते हो कैल्शियम को, किसको, कैल्शियम को। भाई कैल्शियम चाहो तो नहीं, कैल्शियम भी आता है इसके साथ, ठीक है ना, क्या आता है, कैल्शियम। अब इसके बाद तुम्हारी जो फोर्थ प्रोसीजर थी वो है फाइब्रिनोलाइसिस, क्या है, फाइब्रिनोलाइसिस।
फाइब्रिनोजेनेसिस। अब देखो लाइसिस का मींस क्या होता है, क्या होता है लाइसिस का मींस? ब्रेकडाउन, डिस्ट्रक्शन, नहीं है कि समझ में? तो अब ये क्या करेगा, आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन क्या करेगा, यानी कि जो आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन क्या कर रहा है, यानी कि ये जो है आफ्टर क्लॉट, आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि जो क्लॉट फॉर्मेशन है उस क्लॉट फॉर्मेशन के बाद क्या कर रहा है, क्लॉट करेगा रिमूवल प्रोसेस। तो क्या करेगा, क्लॉट रिमूवल प्रोसेस, यानी कि जो रिमूवल प्रोसेस है ना, उस रिमूवल यानी कि जो क्लॉट प्रोसेस है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी क्लॉट रिमूवल प्रोसेस बीइंग एंड देन क्या, बीइंग एंड देन हीलिंग, क्या बीइंग एंड देन, बीइंग एंड देन हीलिंग डैमेज ब्लड वेसल्स। आ रहा है ना यहाँ तक? तो भाई जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर दिया, हील कर दिया, लेकिन उनको भर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी थी लास्ट स्टेप। फोर्थ बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बता दो मुझे। आ गई क्या, नहीं आई क्या राजा? क्या नहीं आया मुझे बता, क्या नहीं आया? ये प्रोसेस नहीं आई समझ में, बाकी सारी आ गई। मैं तो इसीलिए तो कह रहा था बाकी तुम्हारे वो प्रोसेस कहां से समझ में आएंगी, यानी कि अलग से बताता ना मैं, तो वो कहां से आएगी, इसीलिए कह रहा था। समझने की कोशिश करो, चल रहा है ना कंटिन्यू अपना सिस्टम। देख, ब्लड कोआगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, यानी कि ये जो दोनों प्रोसेस है ना, इन दोनों प्रोसेस ने क्या कर दिया, एक्टिवेट जो है, अभी हम पढ़ेंगे हमारे जो 12-13 जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, इसमें 6 नंबर का नहीं होता, उनके जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर उनके अंदर पढ़ेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन क्या है, फाइब्रिनोजन क्या है, फिब्रिन क्या है। ठीक है, तो वर्ड से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्लॉटिंग फैक्टर सारे जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो। ठीक है, अभी हम तुमको उनको याद करवा देंगे कि कैसे किस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, देखो ये जो दोनों पाथवे है ना, ये बात भी समझ में आ गया कि जो इंट्रिंसिक पाथवे था वो डैमेज जो ब्लड वेसल्स थी हमारी, क्या इंट्रिंसिक पाथवे हो तो क्या डैमेज ब्लड वेसल्स से। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे तो किस पे, डैमेज ब्लड वेसल्स से, और ये एक्सट्रिंसिक था वो इंजर्ड सेल या टिश्यू से। किससे, इंजर्ड सेल या टिश्यू से। ठीक है, यदि सेल पे यदि कोई भी, यदि टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पे कोई भी इंजरी हो तो वो क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब ये जो डैमेज जो ब्लड वेसल्स है ना, अब इसमें तो थोड़ा कम समय लगता है, कुछ सेकंड का, इसमें लगता है 3 से 6 मिनट का। कितना लगता है, 3 से 6 मिनट का, सपोज ये मान लीजिए आप, है ना। अब ये दोनों प्रोसीजर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे रट्टा मार लेना, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना वो नहीं बताई मैंने आपको, क्योंकि वो समझ में नहीं आती है आपको। ठीक है, और आम के लेवल का मेरे ख्याल से इतना भी ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों प्रोसेस थी ना, फर्स्ट वाली यानी कि ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इन दोनों प्रोसेस, ये जो दोनों स्टेप है उन्होंने क्या किया था, एक्टिवेट किया था किसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। अरे जैसे कोई इंजन चलाना हो तो उसके लिए तेल चाहिए नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ फ्यूल तो ईंधन तो चाहिए ना। तो इसको ईंधन यहाँ से मिल गया और ये एक्टिवेट हो गया, फिर वो दौड़ रहा है आराम से, क्या दिक्कत है? नहीं, यही बात समझ, स्टार्ट करने के लिए फिर अपनी भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अभी एक्टिवेट हो गया, और जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो क्या किया इसने, जो प्रोथ्रोम्बिन था, क्या था, प्रोथ्रोम्बिन, उस प्रोथ्रोम्बिन को, इसकी प्रेजेंटेशन है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड प्रेजेंटेशन में किसमें कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन में। और जो थ्रोम्बिन था उसने क्या किया, जो फाइब्रिनोजन उसको किसमें कन्वर्ट किया, फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो है लास्ट स्टेप होती है ब्लड क्लॉटिंग की, यानी इसके अंदर जो है ब्लड क्लॉट बन जाता है, और कैसा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में, एक जाल जैसा, यानी कि इस नेट को मैश भी बोल सकते हैं, MESH। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, जो क्लॉट था वो रिट्रैक्शन हो गया। ये तो ये मानो मैंने तुमको कुछ भी नहीं बताया, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर ऐड होते हैं इसमें ब्लड क्लॉट के लिए, जो मैं तुमको थोड़ा सीधा ही डायरेक्टली बता दिया। समझ रहे हो मेरी बात को?
इसी दिन अलग से क्लास लेंगे उसकी उसकी तब समझाएंगे उस पूरी प्रोसीजर को, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक फैक्टर जो पाथ है उसको। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फाइब्रिनोलाइसिस यानी कि जो क्लॉट बना था वो क्लॉट टूट गया, वो क्लॉट यानी कि जो फिब्रिन था वो क्लॉट टूट गया, इसका मतलब घाव कंप्लीटली चल यानी कि पूरा का पूरा देखो इस तरीके से दिख रहा है ना, होगा ना इस तरीके से होगा, नहीं क्लॉट टूट गया तो वहां सीरम निकल में थोड़ा सा आ गया। हम देखते हैं ना कभी कभार जो होता है तो उससे कुछ बाहर निकलता है हल्का सा, जब वो सही होने वाला उससे कुछ दिन पहले, ठीक है ना। ये प्रोसेस है आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट रिमूवल प्रोसेस, क्लॉट जो है वो क्लॉट जो है रिमूव हो जाएगा, बीइंग एंड देन हीलिंग डैमेज जो ब्लड वेसल्स है वो हील हो जाएगी, भर जाएगी घाव से, जो भी सेल्स वगैरह जो भी थी वहां। मतलब क्या समझ में नहीं आया, अब आ गई, पहले नहीं आई थी। अब है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर, अब तुम चाहो तो मैं आज पढ़ा दूं क्लॉटिंग फैक्टर को, तुम चाहो तो उसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ो। क्या टाइम हो गया, 15 मिनट ऊपर हो गए, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया मेरे दोस्तों, धन्यवाद। नहीं बोलूंगा मैं।